तो प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम को लेकर टेंशन है और मैथ से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं एक एक प्रश्न जो है बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आपका एक भी प्रश्न जो है एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या होगी। यानी क्वेश्चन में कहा है कि दीवार की जो ऊंचाई है वह है 8 सेंटीमीटर और सीढ़ी की जो लंबाई है वह दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर और कहा हुआ है कि दीवार के निचले बिंदु से सीढ़ी के निचले बिंदु के बीच की दूरी बतलाना है कि कितना होगा। तो आप बतलाएं कि समकोण त्रिभुज में सेट बनता है 6, 8, 10 का। अब 8 दिया ही है, 10 दिया ही है, तो बचा कौन? 6। तो इस प्रकार से दीवार के निचले बिंदु और सीढ़ी के निचले बिंदु के बीच की दूरी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? 7, 24, 25, 3, 8, 6, 5, 6, 7, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि 7, 24 और 25 का सेट बनता है। तो इस प्रकार से यह जो होगा समकोण त्रिभुज की भुजाएं होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके शीर्ष लंब की लंबाई बताए। तो आप बताइए कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई वह होती है √3/2a। अब यहाँ पे √3/2 और a के जगह पर भुजा का मान कितना दिया हुआ है? 2a। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, √3 से a में गुना करेंगे √3a। अब देखिए ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि tan 30 डिग्री का व्युत्क्रम क्या होगा? tan 30 डिग्री का व्युत्क्रम, तो tan 30 डिग्री का मान पहले कितना होता है? तो 1/√3। अब इसका व्युत्क्रम पूछा है अर्थात उल्टा, तो हो जाएगा √3/1 अर्थात √3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। x² प्लस x के पावर 2 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हुआ है, यहाँ पे -2 है। तो x के पावर -2 प्लस x² है द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण, बहुपद नहीं है, रैखिक बहुपद। तो यह होगा बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan स्क्वायर 60 डिग्री है, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो बतलाइए कि tan में 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3, और √3 का क्या करेंगे? स्क्वायर। इस प्रकार से कितना आएगा? 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 3, -1 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो देखिए 3 और -1 दिया है, यह प्लस में है और ये माइनस में। अब आप बतलाएं कि प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में आता है? तो हम जानते हैं कि ये चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। चलिए देख लेते हैं। यह एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यह वाला होता है प्लस प्लस, ये वाला होता है माइनस प्लस, ये वाला होता है माइनस माइनस, और यह वाला होता है प्लस माइनस। अब देखिए तो ये प्लस माइनस किस चतुर्थांश में है? तो चतुर्थ चतुर्थांश में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 0,5 कहाँ स्थित है? तो 0, 5 यह x निर्देशांक का मान है और ये y निर्देशांक का मान है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि यह जो बिंदु है y अक्ष पर स्थित है, क्योंकि जिस निर्देशांक का मान दिया रहता है उसका ऑपोजिट 0 होता है, अर्थात वह जो बिंदु होता है उसी अक्ष पर स्थित रहता है। तो y का मान दिया है इसलिए y अक्ष पर स्थित रहेगा। अगर x का मान दिया रहता तो x अक्ष पर स्थित होता। तो अतः यह 0,5 है, यह y अक्ष पर स्थित होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 5,0 कहाँ स्थित है? तो देखिए 5,0 यह x निर्देशांक का मान है, ये y निर्देशांक का मान है। x का मान दिया हुआ है और y ऑर्डिनेट जो है यह 0 है, इसलिए कहेंगे कि यह जो 5,0 जो बिंदु है यह
एक्स अक्ष पर स्थित होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का कोटि निर्देशांक होगा। अब देखिए यह वाई एक्सिस है, यह एक्स एक्सिस है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का कोटि निर्देशांक, कोटि किसे कहते हैं? वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो वाई का मान कितना होगा? 0 के बराबर होगा, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 0। अब क्वेश्चन कह रहा है एक्स माइनस नहीं दिया है, एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु a माइनस 1,0 और b 5,0 से समान दूरी पर है। अब देखिए यहाँ पे हमने दो बिंदु ले लिया, a और यह एक हो गया b। a बिंदु का निर्देशांक है -1,0 और b बिंदु का निर्देशांक है 5,0 और कहा हुआ है कि एक बिंदु से जो है ये दोनों दूरियां जो है बराबर बराबर है, ये बराबर बराबर दूरी पर है। तो आप बतलाएं कि मध्य बिंदु इसे हम मानेंगे तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिए यह वाला x1 का वैल्यू है, यह वाला y1 का, यह वाला x2 का वैल्यू होगा और यह वाला y2 का। तो x1 का मान हो जाएगा -1 प्लस x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 बटा में 2 और यहाँ पे y1 का वैल्यू हो जाएगा 0 और y2 का वैल्यू हो जाएगा 0 और बटा में 2। अब यहाँ पर देखेंगे 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 होगा, 4 बटा 2, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 बटा 2, इसमें भाग देंगे तो 2 दूना 4 और 2 से 0 में भाग देंगे तो होल वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इस प्रकार से 2,0 होगा। किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं ए 3,4 और बी -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या होंगे? यानी यहां पर दिया है कि ए बिंदु का निर्देशांक है 3,4 और बी बिंदु का निर्देशांक है -3,8। हमसे पूछा है मध्य बिंदु का नियामक, तो x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। यह x1 का वैल्यू है और यह y1 का वैल्यू है, यह x2 का वैल्यू है और यह y2 का वैल्यू है। अब x1 x2 y1 y2 का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो x1 का हो गया 3 प्लस x2 का हो जाएगा माइनस में 3 बटा में 2। y1 के जगह पर लिखेंगे 4 प्लस y2 के जगह पर लिखेंगे 8 बटा 2। अब देखिए यहाँ पे 3 प्लस माइनस -3 बटा 2 और यहाँ पे 4 और 8 जोड़ेंगे तो 12 बटा 2। 3 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? 0 बटा 2 और 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 6। अब 2 से 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 0, 0,6। अब देखिए तो यह किस ऑप्शन में दिया हुआ है? 0,6 जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 6,-5 का एक्स नियामक है। एक्स का मान पूछा हुआ है, तो देखिए ये होता है एक्स का मान और यह होता है वाई का मान, तो इसलिए एक्स का मान कितना होगा? 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है यदि cos 35 डिग्री बराबर x और cos 55 डिग्री बराबर y हो तो निम्नांकित में से कौन सत्य है? अब देखिए cos थीटा में जैसे जैसे डिग्री का मान बढ़ता है, डिग्री का मान बढ़ता है तो वैसे वैसे मान जो होता है वह घटता जाता है। तो इस प्रकार से बतलाइए 35 से बड़ा है कि नहीं 55? तो x जो होगा वह y से क्या होगा? बड़ा होगा। x जो होगा y से बड़ा होगा, क्योंकि x का मान दिया यहाँ पे 35 डिग्री में है यहाँ पे और यहाँ पे 55 डिग्री में है। तो 35 डिग्री से 55 डिग्री बड़ा है, इसलिए 55 डिग्री का मान छोटा होगा और 35 डिग्री का मान बड़ा होगा। तो इस प्रकार से x ग्रेटर देन होगा y। अब देखिए कि यह किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन 42 डिग्री बराबर ए तथा कॉस 42 डिग्री बराबर बी हो तो निम्नांकित में कौन सत्य होगा? अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा? 1।
मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम थीटा की जगह पर हमने क्या लिखा है, ए लिखा हुआ है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया, 1। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन 42 डिग्री, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। यह जो ए है, अब इस ए के जगह पर यहाँ पे 42 डिग्री जो है सेम सेम थीटा का मान है, तो हम लिख सकते हैं। बराबर में यहाँ पे ए। तो बताइए कि साइन स्क्वायर 42 डिग्री का मान कितना है, ए। तो स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर दे देंगे, प्लस कॉस 42 डिग्री का मान बी है, तो कॉस स्क्वायर 42 यहाँ पे है, तो बी स्क्वायर बराबर 1, या बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब देखिए कि यह जो रिलेशन निकल करके आया है किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो आप जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से 1 माइनस कॉस 4 थीटा किसके बराबर है। अब चलिए इसको बना करके देखते हैं। 1 माइनस कॉस 4 थीटा दिया है, क्या हम इसे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए तो इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बतलाइए, यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों लिख देते हैं, लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो ऐसा कहां पर किस ऑप्शन में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नांकित में से साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कॉस थीटा इंटू टेन थीटा किसके बराबर है। तो कॉस थीटा इंटू टेन थीटा का मान पूछा है किसके बराबर है। तो कॉस थीटा ज्यों का त्यों लिखें, टेन थीटा बराबर हम जानते हैं कि साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब देखिए तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो क्या बचा, साइन थीटा। अब देखिए कि किस ऑप्शन में साइन थीटा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री का मान बतलाएं कि क्या होगा। जब भी इस तरीके से साइन और कॉस का वैल्यू दिया रहे, तो हम क्या करेंगे, इस डिग्री के मान को जोड़ करके देखेंगे कि क्या 90 डिग्री आ रहा है। जैसे 90 डिग्री आएगा, हम कहेंगे इसका मान कितना होगा, 1 होगा, यानी 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दूसरे भी टाइप से बना सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए हम ऐसा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सोचेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक मीनार के पाद से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई बतलाए कि क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है मीनार, तो यह हमने एक मीनार के लिए लाइन खींच दिया। फिर कह रहा है कि इस मीनार के पाद से, पाद का मतलब होता है निचली पॉइंट को कहते हैं, 100 मीटर दूर पर स्थित एक बिंदु है, और इससे जो है इस मीनार का जो उन्नयन कोण है वह है 60 डिग्री। तो हमसे पूछा है इस मीनार की ऊंचाई बतलाएं कि क्या होगा। अब आप बतलाएं कि P और B का रिलेशन किसके साथ बनता है, तो टेन थीटा के साथ। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा P बट्टा B, या टेन थीटा के जगह पर लिखेंगे 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री बराबर P के जगह पर हम H लिखेंगे, क्योंकि हमसे ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई को हमने H से डिनोट किया है, बटा B के जगह पर कितना लिखेंगे, 100।
अब बताइए कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर h बट्टा 100। तो इसलिए h बराबर 100 में √3 से गुना करेंगे, कितना आएगा 100√3। अतः हम कह सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो 100√3 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। कि एक मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तब सूर्य का उन्नयन कोण बतलाएं कि क्या होगा। ये मीनार की ऊंचाई है और यह इसकी छाया है। तो कह रहा है कि अगर मीनार की ऊंचाई 1 हो और छाया का जो लंबाई हो √3 के रूप में हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण हमसे पूछा हुआ है कि क्या होगा। अब आप बताएं कि पी और बी का रिलेशन कौन बताता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर 1/√3। अब आप बताइए कि tan थीटा में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान। अब देखिए tan से tan खत्म हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना बच जाएगा, 30 डिग्री। अतः कह सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया का अनुपात जब 1:√3 हो, तो उसका उन्नयन कोण जो होगा वह कितना होगा, 30 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुना कर दी जाए, तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए, मान लीजिए यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है। अगर इसकी त्रिज्या हमने कहा कि 1 है और के गुना वृद्धि किया जाए, तो ये मान लीजिए कि के गुना यानी के हो गया। तो जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो इसके वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो अब बताइए, एक इसको माने हैं तो 1 का स्क्वायर अनुपात यह के है, तो के का स्क्वायर, तो के 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा अनुपात के स्क्वायर। अब देखिए कि यह किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो के 1 अनुपात के स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कह रहा है कि लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 16 सीएम और आधार की त्रिज्या 12 सीएम है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, यह शंकु है और इसमें कहा हुआ है कि आधार की त्रिज्या जो है वह दिया है 12 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई दिया है वह दिया है 16 सेंटीमीटर। तो आप बताइए कि यह एक समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 16 पहले 12 होगा, उसके बाद 16 20 का एक सेट बनता है। तो यह जो है 12 16 20 का जब सेट बना, अर्थात यह तिर्यक ऊंचाई जो है L, उसका मान हो जाएगा 20। अब चलिए, अब क्वेश्चंस में कहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर एल। पाई की जगह पर लिखेंगे 3.14 गुने आर के जगह पर हो जाएगा 12 और एल के जगह पर हो जाएगा 20। अब इसको गुना करेंगे, 12 दूनी 24 240 गुना 3.14। अब इसको गुना करके लाएं कि कितना आ रहा है, तो गुना करेंगे तो 314 में 0 से गुना करेंगे तो होल वैल्यू हो जाएगा 0। फिर 314 में 4 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12, 14 चौका 56, 1256 होगा। तो 6 यहाँ पर लिखेंगे, 125 हमारा क्या हो जाएगा हासिल। 314 दूनी होता है 628। अब 125 में 628 जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 हासिल 1 2 2 4 1 5 6 1 7। इस प्रकार से 753 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम भी पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, तो 1 1 2 यानी दशमलव यहाँ पर आएगा। इसका मतलब कि 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H हो, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो L गुने B गुने H, अर्थात LBH, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कर रहा है, आर त्रिज्या का गोला का आयतन होता है। तो देखिए, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन बताएं कि क्या होगा। अब आप बताएं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, तो 216, और हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a² बराबर 216, या a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 216/6, या a² बराबर, इसको काटेंगे तो 6 से 36 छक 216 होता है अर्थात 36, तो इसलिए a बराबर √36 बराबर में कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमें ये पता चला कि घन की भुजा कितना सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर के। अब हमसे पूछा हुआ है घन का आयतन, तो हम जानते हैं कि घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, ए क्यू होता है अर्थात भुजा क्यू होता है। अब ए का मान कितना आया है 6, अब 6 का क्यू करेंगे तो 6 छक 36, 36 छक 216 और सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, अर्थात घन का आयतन आएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 1:2 और ऊंचाई का जो अनुपात दिया हुआ है वह दिया हुआ है 5:3। अब पहले ये बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, तो πr²h। अब देखिए पाई को इग्नोर कर दीजिए, आर का यहाँ पर क्या हो रहा है स्क्वायर और एच अकेले हैं। अब देखिए यहाँ पर जो त्रिज्या दिया है इसका हम करेंगे स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इस एच से गुना कर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 में गुना करेंगे तो कितना होगा 5, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 12। तो इस प्रकार से इनके आयतनों का जो अनुपात होगा वह होगा 5:12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है किसी वर्ग का अंतराल के संगत बारंबारता और पूर्व के संगत बारंबारता के योग को कहा जाता है संचयी बारंबारता, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन है 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 का बहुलक क्या होगा। तो हम जानते हैं कि बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे अधिक बार आया हुआ रहता है वही बहुलक का मान कहलाता है। तो इसमें देखेंगे कौन ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार आया है, तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 जो है 3 बार आया है, बाकी संख्या की अपेक्षा ये सबसे अधिक बार आया है, इसलिए बहुलक कितना होगा 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि माध्य x माध्यिका y और बहुलक z के बीच का संबंध क्या होगा, तो यह होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन, तो मानक विचलन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका होगी। तो अब देखिए माध्यिका आपसे पूछा हुआ है, जब भी माध्यिका पूछता है तो सबसे पहले जो संख्याओं का समूह दिया रहता है उसे हम या तो आरोही क्रम में सजाएंगे नहीं तो अवरोही क्रम में, सबसे पहले हम उसको सजाते हैं। तो पहले सजा करके देखते हैं, अगर हम सबसे पहले सबसे छोटे अंक को लिखेंगे तो पहले 7 है, उसके बाद है 8, उसके बाद है 9, उसके बाद है 10, उसके बाद है 11, तब है 12, उसके बाद है 15। अब देखिए यहाँ पर जितनी संख्या दी हुई है उसको गिन लेते हैं ताकि कम या अधिक यहाँ पे न लिखा पाए। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल संख्या 7 है। अब यहाँ पर देखिए कि क्या आपने 7 लिखा हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए जब आपको माध्यिका निकालना होगा तो यहाँ पर n का मान कितना आ रहा है 7, यानी विषम संख्या में आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले 2 बराबर भाग में इसे बांटेंगे, 2 बराबर भागों में बांटेंगे
तो 3 संख्या इधर छांटेंगे और 3 संख्या इधर छांटेंगे। अब देखिए एक संख्या जो है बीच में बच गया, जो संख्या बच जाता है यही जो है माध्यक का मान कहलाता है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि कहां पर 10 लिखा हुआ है, तो यह ऑप्शन नंबर ए में है, यही जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका है। तो इसको भी पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले छोटा वैल्यू को लिखेंगे 3, उसके बाद 5 है, तब 6 है, तब 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 12 है। अब पहले यहाँ पर देख लीजिए कि कितनी ये संख्या लिखी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या यहाँ पर 8 संख्या लिखा गया है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक कम लिखा गया, वह कौन सा है? तो देखिए 10 नहीं लिखा है इसमें, तो 9 के बाद लिख लेंगे 10। अब क्या करेंगे, यहां पर n का वैल्यू कितना है? 8 है और यह एक सम संख्या में है। तो ये जब सम संख्या है, क्योंकि इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 4-4 के भागों में बांटेंगे। तो आपको करना क्या है कि 3-3 के भाग में बांट लेंगे, तो बीच में फिर क्या बच जाएगा? 2 संख्या बच जाएगा। अब वह जो 2 संख्या बचेगा उसी दोनों संख्या के जोड़ करके आधा कर देंगे तो माध्यक का मान आ जाएगा। तब देखिए यहां से 3 संख्या यह छांटिए, इधर से ये 3 संख्या छांटिए, तो बच हो गया 7 और 8। अब 7 और 8 को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, तो 7-8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15, बाटा में 2, इसे काटेंगे तो आएगा 7.5। अतः दी गई संख्याओं के समूह का जो माध्यिका होगा वो आएगा 7.5। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बारंबारता और संगत वर्ग अंतराल से बने वितरण आयत चित्र के प्रत्येक आयत के मध्य बिंदु को सरल रेखा से मिलाने पर जो बहुभुज बनता है उसे कहा जाता है बहुभुज, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, त्वरण। तो हम कहेंगे बारंबारता बहुभुज, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पासों के एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 पासा मतलब कि 2 पासा है दिया हुआ और दोनों पासा पर 5 आए, ऐसा सोचना है। तो 2 पासा होगा तो हम जानते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पर लिख देते हैं 4, 5, 6। तो 4, 5, 6 इसमें भी होगा और 1, 2, 3 इसमें भी होगा। ये दोनों पासा है। तो एक बार में जब दोनों पासा को फेंकेंगे तो एक ही सतह पर दोनों में 5 आए, ऐसी कितनी बार हो सकती है संभावनाएं? तो ऐसी एक बार होगी कि दोनों पर 5-5 आ जाए। अब ये बताइए कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? तो 36। और संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? 1। तो इस प्रकार से दोनों पासों पर अंक 5 आने की जो प्रायिकता होगी वह होगी 1/36, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घटना की संभावना P है तो उसकी पूरक घटना की संभावना क्या होगी? तो P है तो पूरक घटना की प्रायिकता जो होगी तो संभावना की वह होगी 1 - P, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो 0 होती है, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि घटना ई के घटने की अनुभाविक प्रायिकता क्या है? अभिप्रयोग की कुल संख्या बाटा अभिप्रयोग की संख्या जिनमें घटना घटती है। अभिप्रयोग की संख्या जिनमें घटना घटी है और अभिप्रयोग की कुल संख्या, तो यही ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर 455 बार चित्त आने की घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए प्रायिकता का वैल्यू निकालना जब भी होता है तो इसका सूत्र होता है NE/NS। NE का मतलब होता है संभव परिणामों की संख्या और NS का मतलब होता है कुल परिणामों की संख्या। अब देखिए 455 बार चित्त आने की प्रायिकता आपसे पूछा है तो 455 ऊपर लिख देंगे और 1000 बार में तो 1000 नीचे लिखेंगे। अब देखिए इसमें भाग लगेगा, 3 अंक जीरो जो है 3 ठो जीरो नीचे में लिखा है तो 3 अंक के बाद में हम ऊपर में जीरो बैठा देंगे तो हो जाएगा 1000 से 455 में भाग। तो देखिए 3 जीरो है तो 1, 2, 3 यानी दशमलव कहां पर बैठाएंगे? यहाँ पे।
अर्थात 0.455 जो है इसका प्रायिकता का मान आएगा। अब देखिए कि ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0.455। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को 1000 फेंकने पर 190 बार आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 190 ऊपर लिखेंगे और 1000 को लिखेंगे नीचे। अब देखिए एक जीरो से या एक जीरो कट जाएगा, 100 से 19 में भाग देंगे तो देखिए कौन जीरो है यहाँ पे 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। अर्थात पहले यहाँ पर लिख देते हैं 19/100। अब 100 से जब 19 में भाग देंगे तो 2 अंक के बाद हम दशमलव बैठाएंगे तो 0.19 हो जाएगा। अब देखिए कि ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक वर्ग समीकरण के मूल 1/2 और 1/3 है तो समीकरण क्या होगा। यानी यहाँ पे कहा है कि अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान 1/3 है। तो कह रहा है कि इसमें से बतलाएं कि ये किस समीकरण का मूल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो अल्फा का मान है 1/2 और बीटा का मान है 1/3। अब देखिए 2 3 का एलसीएम 6, 2 3 6 तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 तो 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा 5/6। और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो 1/2 प्लस नहीं गुना करेंगे 1/3, तो 1 कितना आ जाएगा 6। तो अब आपको ये पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा का मान है 5/6 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/6। अब आपको देखना है कि इससे कौन सा द्विघात समीकरण बनेगा। तो द्विघात समीकरण के लिए सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर हम क्या दे देंगे 0, क्योंकि समीकरण बतलाना है। अब यहाँ पर x² को ज्यों का त्यों लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना आया है 5/6, तो यहाँ पे 5/6 और x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए कितना आया हुआ है 1/6, तो यहाँ पर 1/6 लिख देंगे, इधर बराबर में 0। जो संख्या नीचे में दिया हुआ है उसी संख्या से हम क्या करेंगे, सब में गुना करा देंगे। अब 6 यहाँ पे है तो 6 का एलसीएम हम निकालेंगे तो 6 ही होगा। अब सब में जब 6 से गुना कराएंगे तो 6 से x² में गुना करेंगे 6x², माइनस है तो माइनस, 6 से जब यहाँ पर 6 लिखकर गुना कराएंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 5x, प्लस है तो प्लस 1/6 में 6 से गुना कराएंगे तो 6 से ये 6 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1। अब बराबर 0 में 6 से गुना करेंगे तो फुल वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से यदि एक वर्ग समीकरण के मूल 1/2 और 1/3 हो तो इसके द्वारा जो बना हुआ समीकरण होगा वह होगा 6x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए कहां पर ये लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 6x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह समीकरण जिसका हल समुच्चय 5 3 1/2 है तो निम्नलिखित में से कौन सा मतलब कि द्विघात समीकरण का है। तो अब देखिए यह भी ये अल्फा का मान है, यह किसका मान है बीटा का। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो 5/3 प्लस 1/2। अब देखिए 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6 तो 5 दूनी 10, 2 3 6 तो 3 एकम 3 बराबर कितना हो जाएगा 13/6। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो 5/3 गुने 1/2। अब देखिए 5 एकम क्या हो जाएगा 5, 3 दूनी कितना होगा 6। अब हमें बतलाना है कि ये किस समीकरण का ये मूल दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के लिए ये सूत्र लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इतना हो गया केवल द्विघात बहुपद का सूत्र, लेकिन समीकरण लिखना है तो इतना के बराबर हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। अब देखिए x² को ज्यों का त्यों लिखेंगे, ये माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिखेंगे 13/6 और x है तो x से इसमें गुना हो जाएगा,
फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस 5/6 अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, तो यहाँ पे 5/6 लिख देंगे बराबर में 0। अब देखिए जो अंक नीचे में लिखा रहता है हम क्या करते हैं उसका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे 6 दोनों जगह पर है, तो 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। अब इस 6 से सब में हम क्या करेंगे, गुना करा देंगे। तो 6 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे 6x², माइनस है तो माइनस 13/6 में 6 से गुना कराएंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 13 और यह x है तो x। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस 5/6 में जब 6 लिख करके गुना कराएंगे तो 6 से ये 6 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 5। अब बराबर 0 में 6 से गुना कराएंगे होल वैल्यू 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो है द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया 6x² माइनस 13x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए कि यह किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 6x² माइनस 13x प्लस 5 बराबर 0, अतः यही जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं कि क्या होगा। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब देखिए n के जगह पर जितना संख्या का कहा रहता है वही n का मान होता है, तो n के जगह पर कितना लिखेंगे 200, फिर यहाँ पे 200 प्लस 1, अब बटा में क्या रहेगा 2 रहेगा। अब देखिए 200 है तो 200, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, 200 में 1 जोड़ेंगे तो 201 हो जाएगा, बटा में यहाँ पे 2 से 200 को काटेंगे तो 100 बार में कटेगा। इस प्रकार से 100 में 201 से गुना करेंगे तो 200 एकम 201 हो जाएगा, और डबल 0 है तो इसके ऊपर डबल 0 आ जाएगा, अर्थात 201 डबल 0 किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो अब देखिए 107 और 253 के बीच में पूछा हुआ है कि 5 से विभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, आपसे योग पूछा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए 107 के बाद कौन ऐसी संख्या होगी जो 5 से विभाजित होगी, तो 110, उसके बाद 115, उसके बाद 120, और इसी तरह से 253 के पहले कौन ऐसी संख्या होगी जो 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी, तो 250। अब ऐसा कैसे हमने लिख लिया, तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 होता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो इस आधार पे 107 के बाद देखेंगे कि कौन ऐसी पहली संख्या होगी जो 5 से विभाजित होगी, तो वह होगी 110। उसी प्रकार से 253 के पहले देखेंगे कि कौन ऐसी संख्या होगी जो 5 से विभाज्य होगी, तो वह हो जाएगा 250। अब हमसे पूछा हुआ है कि इन सभी संख्याओं का योग बतलाएं कि कितना होगा। तो चलिए अब देखते हैं। यह हो गया a का मान, a बराबर 110, और यह हो गया an का मान अंतिम पद, तो an बराबर हो गया 250, और यहां से d का मान निकालेंगे तो d बराबर हो जाएगा 115 माइनस 110 बराबर में कितना हो जाएगा 5, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ते जाएंगे वह संख्या 5 से विभाजित होती जाएगी इसके बाद से। तो चलिए अब हमको योग ज्ञात करना है, तो an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या an के जगह पर लिखेंगे 250 बराबर a के जगह पर लिखेंगे 110, प्लस में n का मान हमें निकालना है तो n ज्यों का त्यों लिखेंगे, माइनस 1 इंटू डी के जगह पर लिखेंगे 5, या अब देखिए ये 250 है, ये प्लस 110 है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में 110 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू में यहाँ पे 5 रहेगा। अब देखिए 250 में से 110 घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 1 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, 140 हुआ, और यहाँ पे हो गया n माइनस 1 इंटू में 5 लिखेंगे, या 140 बटा में 5 बराबर में हो जाएगा n माइनस 1। अब देखिए इसको 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, ये -1 है, इस साइड आएगा तो +1,
बराबर में यहाँ पर बच गया n, तो इसलिए n का वैल्यू कितना आ गया 28 और 1 29। अब यानी ये कहा कि 107 और 253 के बीच में टोटल 29 संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य होगी। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इसका योग बताइए कि कितना होगा, तो हम योग का फॉर्मूला लगाएंगे। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an। अब देखिए n के जगह पर लिखेंगे 29 बटा में 2, a के जगह पर लिखेंगे यहाँ पर देखिए 110 लिखा हुआ है, तो 110 प्लस an के जगह पर लिखेंगे 250, तो यहाँ पे 250 लिख देंगे। अब देखिए 29 बटा 2 लिख देंगे और ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पे गुना लिख देंगे। 110 और 250 जोड़ेंगे तो 0 0 0, 5 1 6 और 2 1 3, यानी 110 और 250 जोड़ेंगे तो 360 आएगा। अब देखिए इसे काटेंगे, 2 से यह काटेंगे तो 18 दूनी 36, यानी 180 दूनी 360 हो जाएगा। अब 29 में 180 से गुना करेंगे तो देखिए 18 नवा 162 होता है, तो 162 का 2 हासिल हो जाएगा 16, फिर 18 दूनी 36 और 16 जब जोड़ेंगे तो 6 6 12, 3 1 4 1 5, यानी यहाँ पे 52 आएगा और यह एक जो जीरो बचा है यहाँ पर जीरो लिख देंगे। तो इस प्रकार से 5220 जो होगा 29 में और 180 में गुना करेंगे तो आएगा। अब देखिए कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 5220, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक क्या होंगे। अब देखिए यह y एक्सिस है, यह x एक्सिस है, कह रहा है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं, तो ये वाला क्या है दाईं, इधर जाएंगे तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये 5 इकाई हो गया और इस बिंदु का नाम दिया है P, तो पूछा हुआ है कि इस P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो आप बताइए कि जब x एक्सिस पर यह बिंदु 5 दिया है तो y ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए यह P बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 5,0, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यदि बिंदु a, 0, 0, b और a, 1 संरेख है तो a प्लस b का मान पूछा है। तो देखिए जब भी अगर बिंदु संरेख होती है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह कितना के बराबर होता है, तो 0 के बराबर होता है। अब देखिए इसको बहुत ही आसान टेक्निक से हम बनाएंगे। जब भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आधारित अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को कहे तो इस कंसेप्ट को हम लोग प्रयोग करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहला जो a, 0 दिया है इसको पहले ऊपर a को लिखेंगे और नीचे 0 के लिखेंगे, फिर इसके बाद यह 0 ऊपर लिखेंगे, b को नीचे लिखेंगे, फिर यह 1 ऊपर और 1 को नीचे, और जिससे शुरुआत किए रहते हैं उसी से हम लास्ट करते हैं, यानी a0 पहले लिखे हैं तो यहाँ पर भी a0 लिख देंगे। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसमें 1/2 से भी गुना कराया जाता है और इतना के बराबर हम क्या लिखेंगे 0। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि तिरछा तिरछी जो है हम गुना करेंगे, तो a से b में गुना करेंगे क्या होगा ab, फिर यहाँ पे प्लस देंगे, 0 से 1 में गुना करेंगे होल वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 से 0 में गुना करेंगे होल वैल्यू 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन देंगे। अब यहाँ से नीचे से ऊपर गुना करेंगे, 0 से 0 में गुना करेंगे 0, b से 1 में गुना करेंगे b हो जाएगा और 1 से a में गुना करेंगे तो a हो जाएगा। यहाँ पे बराबर में 0 लिखेंगे। यह 1/2 जो है गुना में बराबर के इस साइड जब बाटा में जाएगा तो होल वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब देखिए यह ab ज्यों का त्यों लिख देंगे और यहाँ पर अब देखिए माइनस, यहाँ पे ये माइनस 0 प्लस b प्लस a जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में b माइनस में a बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए बी यहीं पे रहने दें, बराबर के इस साइड में इसको भेजेंगे तो ये माइनस ए है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो ये माइनस बी है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस में बी। तो इस प्रकार से ए प्लस बी का जो मान आएगा
वह कितना के बराबर आएगा, ए बी के बराबर आएगा। अब देखिए तो क्या किसी ऑप्शन में ए बी दिया हुआ है, तो ए प्लस बी का मान ए बी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताएं, अब माइनस में 2 बराबर कितना होगा। अब देखिए सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान, तो √2 होगा सेक 45 डिग्री का मान, और इसका स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस में 2 दिया है। तो अब बताइए कि स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 - 2 बराबर कितना आएगा, 0। अब कहां पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे, 90 डिग्री, माइनस कॉस थीटा के जगह पर 90 डिग्री। अब हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1, माइनस कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो 1 में से जब 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर वीडियो के साथ में।